कंडीशंस एंड वारंटीज़। इस वीडियो के अंदर हम कंडीशंस एंड वारंटीज़ के बारे में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। दूसरा तरह से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। इसका इंट्रोडक्शन में ये हेडिंग दी गई है, व्हाट इज़ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने सेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना है इंट्रोडक्शन वाले एरिया में, जिसमें आपने व्हाट इज़ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग भी दे सकते हैं। अगर आप ये हेडिंग नहीं देनी तो इसकी जगह आप इंट्रोडक्शन की भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, when someone sells something to another person they make a promise or agreement. This agreement is called a contract of sale. यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंसान, कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ सेल करता है, कोई भी सामान, कोई खिलौना, कोई चीज़ खाने की, कोई भी चीज़ अगर सेल करता है किसी दूसरे इंसान को, तो वो उस इंसान से कोई प्रॉमिस या एग्रीमेंट करके सेल करता है। यानी कि ये एक इंसान है, ये जो इंसान है ये सेलर है और दूसरा बायर है। सेलर वो इंसान होता है जो अपना प्रोडक्ट सेल करता है, बायर वो इंसान होता है जो उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है। तो जब भी सेलर अपना कोई भी प्रोडक्ट बायर को सेल करता है तो इनके बीच एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इस चीज़ के ऊपर होता है कि ये कोई चीज़ खरीद या बेच रहे हैं। अब आप दुकान से अगर दही लेने जा रहे हैं तो आपको ऑन स्पॉट दही मिल रहा है, लेकिन दही लेते वक्त भी आपसे एक तरह का एग्रीमेंट हो रहा है कि आपने पैसे पे किए हैं। पेमेंट देने के बाद आपको वो चीज़, दही, दूध, खाने पीने की चीज़ आपको मिली। यानी कि हमने पहले पैसे दिए फिर आपको वो चीज़ मिली थी। यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीमेंट या आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। कुछ ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं सेलर एंड बायर की भी, जिसमें क्या होता है कि बायर सेलर को पैसे दे देता है, लेकिन बायर को सेलर तब ही वो चीज़ देता है जब सेलर के पास वो चीज़ पहुंचे। जैसे कि अगर बायर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 2 लाख रुपीज़ देता हूं और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब बायर कहता है, बायर ने इसको पैसे दे दिए सेलर को। सेलर को जैसे ही पैसे मिले, सेलर ने कहा कि ठीक है आपकी पेमेंट हमारे पास है, तकरीबन 2 मंथ्स के बाद हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तब हम आपको वो प्रोडक्ट भिजवा देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो देर से मिल रहा है, पैसे पहले दे दिए गए हैं। यानी कि ये ऐसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिला, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऑन स्पॉट मिल जाते हैं। जैसे कि आप शॉप से जाके कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे भी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। In this contract they talk about things like what is being sold, the price, how the money will be paid, when and how the item will be given to the buyer, where the item will be delivered. तो बेसिकली जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ सेल कर रहे होते हो, उसमें एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बेचा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की जाती है। उसके साथ ये बताया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी। उसके साथ ये भी बताया जाता है कि पैसे किस तरह दिए जाएंगे, बैंक ट्रांसफर्स के थ्रू दिए जाएंगे, बैंक टू बैंक दिए जाएंगे, या हाथों के थ्रू दिए जाएंगे। यानी कि बाय हैंड होगा कि वो बंदा जिसने प्रोडक्ट खरीदनी है वो बाय हैंड आके आपको जो है पैसे देगा। तो ये चीज़ भी डिसाइड की जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। उसके अलावा ये भी डिसाइड होता है व्हेन एंड हाउ द आइटम विल बी गिवन टू द बायर। और जो प्रोडक्ट है क्या वो बाय हैंड दिया जाएगा बायर को जिसने पैसे दिए, या वो ट्रांसफ़र करेंगे हम उसके घर में, मतलब होम डिलीवरी कराएंगे। ये चीज़ भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की जाती है। उसके साथ वेयर द आइटम विल बी डिलीवर्ड, और किस एड्रेस पे, किस लोकेशन पे जो है बायर को वो प्रोडक्ट देना है। तो ये चीज़ भी डिसाइड होती है कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी सेल हो रही हो।
आगे लिखा हुआ है सम पार्ट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम आर लेस इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी आप एग्रीमेंट करते हो सेल वाला, तो उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते। वो कौन से पॉइंट्स है पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर कॉल्ड कंडीशंस, द लेस इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर कॉल्ड वारंटीज। यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे कंडीशंस आ जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट में जिस पोर्शन पे कंडीशंस हैं वो वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, और जहाँ पे वारंटीज आती हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वारंटीज में तो ऑब्वियसली हर चीज़ क्लियर लिखी गई है कि ये जो प्रोडक्ट है इस पर 2 साल की वारंटी है। वारंटी का मतलब है कि आप इन 2 सालों के टाइम पीरियड में अगर वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो वो वारंटी पेपर्स उसी प्रोडक्ट के आप उसी दुकान पे लेके जाएं जहाँ से ख़रीदा है, तो उसी 2 सालों के अंदर अगर वो ख़राब होता है और उनके वारंटी पेपर्स के साथ आप उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं तो उन 2 सालों में वो प्रोडक्ट चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि 2 साल के अंदर अगर आपने फ्रिज लिया है उसका 2 साल की वारंटी है, जितने साल की भी है, उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर आप लेके आ जाते हैं और आपने वारंटी कार्ड्स जो दिया गया होता है प्रोडक्ट लेने के दौरान वो संभाला होता है, तो वो प्रोडक्ट जो है आपके लिए चेंज कर देते हैं या आपके लिए ठीक कर देते हैं फ्री में। सही है। अगर वो वारंटी कार्ड गुम जाए आपसे तो फिर चांसेस होते हैं कि आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे रिपेयर कराने के लिए। ठीक है। तो अगर वारंटी कार्ड गुम जाए तो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर वारंटी मौजूद है तो उसकी मौजूदगी का फ़ायदा आप इस तरह से उठा सकते हैं कि उसी दुकान पे जाएं जहाँ से ख़रीदा है, उनको वारंटी कार्ड दें जो आपको मिला था ख़रीदने के दौरान। तो अगर उसी 2 साल की टाइम पीरियड में जितना वारंटी लिखी गई है, अगर 2 साल का वारंटी लिखी गई है, उन 2 सालों के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है तो आप उसी दुकान के पास जाएँ, उनको वारंटी कार्ड दिखाएं और फिर वो आपके प्रोडक्ट को ठीक कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर कंडीशंस आ जाते हैं किसी चीज़ पे, जैसे कि अगर किसी ने कहा है कि ये प्रोडक्ट अगर जो है हम तभी आपके घर में भेजेंगे अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए। क्या कंडीशन वो कह रहे हैं कि पहले जो है आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो, इलेक्ट्रिसिटी। मिसाल के तौर पे अगर कोई फ्रिज भेजा जा रहा है और आपको उन्होंने कहा है कि इस फ्रिज को आपने तकरीबन 3 दिन के लिए कंसिस्टेंटली बिजली पे चलाना है और आगे जो है इसके अंदर कोई सामान नहीं डाला, सिर्फ 3 दिन तक इसके अंदर कुछ ना डालें, सिर्फ इसको बिजली पे चलाएं ताकि वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाए, क्योंकि दुकान में तो वो स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, आपने ख़रीद के नया फ्रिज लाया है तो आपके ऊपर कंडीशन लगा दी 3 दिन के लिए इसको बगैर यूज़ किए चलाएं। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसके ऊपर कंडीशन लग सकती है, तो अगर कंडीशंस कहीं पे लग जाएं तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम ज़रा सी लापरवाही करते हैं, इन कंडीशंस को अगर फॉलो ना करें, प्रोडक्ट खरीद लें और लापरवाही करें तो हमारा नुकसान क्या होगा कि हमने उसको लापरवाही से उस फ्रिज को यूज़ कर लेंगे और बाद में वो जल्दी ख़राब होगा और बार बार ख़राब होता जाएगा। ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सेल परचेज़ में अगर कंडीशंस लग जाएँ तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू वारंटीज़। अब हम कंडीशंस एंड वारंटीज़ को आगे भी पढ़ेंगे। इसमें लिखे इवन दो बोथ आर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस एंड वारंटीज़ आर नॉट द सेम। यहाँ पे ये कहना है कि दोनों जो कंडीशंस है ना, कंडीशन और वारंटी दोनों एक तरह का प्रॉमिस होती हैं। यानी कि कंडीशन भी अगर आप देखें तो वो भी एक तरह का प्रॉमिस है कि अगर आपने 3 दिन तक अगर फ्रिज को इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ किया तो आपका जो फ्रिज है वो प्रॉपर्ली चलेगा। उन्होंने आपसे ये प्रॉमिस कर दिया। ये भी एक प्रॉमिस हमें कंडीशन में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर वारंटी देखें तो वारंटी भी कहा गया 2 सालों तक अगर आपका फ्रिज ख़राब नहीं होता तो वो ठीक, उसके बाद अगर ख़राब होता है तो हम लायबिलिटी नहीं लेंगे। लेकिन अगर 2 सालों के बीच अगर ख़राब हो गया, 2 सालों को वारंटी ली गई है तो अब उन 2 सालों में फ्रिज को ठीक करवा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये जो 2 सालों की जो वारंटी यहाँ डाली गई, ये 2 साल क्या है, ये 2 साल भी हमारी प्रॉमिस होती है। तो बेसिकली कंडीशन हो के वारंटी हुई दोनों प्रोमिसेस हैं, लेकिन इन दोनों का फंक्शन एंड रोल थोड़ा डिफरेंट होता है, जो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि वारंटीज़ किस तरह से रोल अदा करती हैं और कंडीशंस किस तरह से। अब आगे भी इनकी डिस्कशंस हो रही हैं। आगे है विच लॉ टॉक्स अबाउट इट। इसकी जगह पे हेडिंग दे दें रेलिवेंट प्रोविजन, या इसके साथ लिख दें रेलिवेंट सेक्शन। These rules come from the Sales of Goods Act 1930, especially section 12 to 17। यहाँ पे कौन से रूल्स की बात हो रही है? रूल्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। यानी कि जो कंडीशन एंड वारंटी है सेल के अंदर वो हमें सेल्स एंड गुड एक्ट से निकाला गया है। और सेल्स एंड गुड एक्ट के अंदर अगर सेक्शन 12 to 17 देखें तो इन सेक्शंस में आपको कंडीशंस एंड वारंटी के बारे में बताया गया है। तो ये आपने हेडिंग डालनी है। इसके बाद कंडीशन से स्टार्टिंग लेनी है, कंडीशन के बारे में बताना है कि कंडीशन क्या होता है सेल के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है कंडीशन इज़ अ बिग एंड इम्पोर्टेंट प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नीडेड टू मेक डील वर्क प्रॉपर्ली। यानी कि एक जो कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। इसमें आगे लिखा है वो कंडीशन इज़ नॉट फॉलोड ब्रोकन द अदर पर्सन कैन कैंसिल द होल कॉन्ट्रैक्ट
रिटर्न द आइटम, गेट मनी फॉर एनी लॉस कॉल्ड एज अ डैमेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कंडीशंस को, जो कंडीशंस बताई गई थी कॉन्ट्रैक्ट में, उसको अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो जिस इंसान ने फॉलो नहीं किया उसी के ऊपर फिर जिम्मेदारी आएगी उस नुकसान की जो दूसरे बंदे को पहुंचा है, क्योंकि उसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया। यानी कि जो दूसरा इंसान है जिसने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है सेल का, लेकिन उसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया और दूसरे इंसान को बेच रहा है वो प्रोडक्ट, और उसको बेचने से पहले उसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया और इस बेचने वाले बंदे को यानी कि बायर को नुकसान पहुंचता है सेलर से, तो फिर ऐसी सिचुएशन पे सेलर जो है जुर्माना भरेगा बायर को। अगर बायर लापरवाही करता है कंडीशंस में तो फिर बायर खुद ही उसका जिम्मेदार है, लेकिन अगर सेलर खुद ही कंडीशंस को इग्नोर करके प्रोडक्ट बेच देता है और आगे बताता ही नहीं कि कंडीशंस कौन सी डालेगी, किन कंडीशंस पे प्रोडक्ट बेचना है, लापरवाही वो कंडीशंस में कर दे, तो फिर सेलर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है और सेलर को फिर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है उस प्रोडक्ट के डैमेज का। तो ये बात यहाँ बताएगी। और यहाँ पे लास्ट लाइन में बताया गया कि प्रोडक्ट का जुर्माना भरा जा सकता है। उसके साथ ये भी बताया गया कंडीशन को फॉलो नहीं किया, प्रोडक्ट में कोई डैमेज आ गया तो वो प्रोडक्ट रिटर्न भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर कंडीशन को फॉलो अगर उन्होंने नहीं करना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, चीज़ खरीदे ही ना एक दूसरे से। तो ये बात यहाँ बताएगी है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं कंडीशन की। तो यहाँ पे लिखे अली एग्रीज टू बाय रेड एप्पल फ्रॉम अहमद। इफ़ अली गिव्स ग्रीन एप्पल्स इंस्टेड, अली कैन से दिस इज़ नॉट व्हाट ही वी एग्रीड एंड कैंसिल द होल डील। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अली ने रेड एप्पल की डिमांड की थी अहमद से, लेकिन अहमद ने क्या किया, रेड की बजाय उसको ग्रीन दे दिए, जिसकी वजह से अली कहता है कि अगर आपने ग्रीन ही देने हैं तो हम एक काम करते हैं कि ये एग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं मिली। तो ये आपकी क्या हुई, कंडीशन हुई। कंडीशन क्या थी, रेड एप्पल, यानी कि आपको एप्पल तो लेने थे लेकिन आपने एप्पल के साथ कंडीशन डाल दी रेड की। अगर रेड एप्पल नहीं है तो आप वो नहीं खरीदेंगे। रेड क्या हुई, आपकी कंडीशन हुई। तो आपने सेलर को कहा, बेचने वाले बंदे को कहा कि अगर आपके पास रेड एप्पल है तब ही मैं आपसे लूँगा, लेकिन उसने रेड की बजाय आपको ग्रीन दे दिए, तो इट मीन्स आपकी कंडीशन फॉलो नहीं की गई, तो अब आप वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ले, उनसे एप्पल ना लें। तो ये एक एग्जांपल हो गई कंडीशन को समझने की। अगली हेडिंग पे आता है वारंटी कि वारंटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अ वारंटी इज अ स्मॉल और लेस इंपॉर्टेंट प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वारंटी है वो एक तरह का प्रॉमिस तो होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इफ़ अ वारंटी इज ब्रोकन द बायर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न द आइटम बट द बायर कैन आस्क फॉर मनी टू फिक्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे कह रहे हैं अगर वारंटी वाला प्रॉमिस अगर टूट जाए तो उसमें आप प्रोडक्ट जो है वापस नहीं करा सकते, ना ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़े बहुत पैसे मांग सकते हैं उस बंदे से जिसने आपको प्रोडक्ट दिया, उसे कह सकते हैं कि मुझे आधे पैसे वापस कर दें या फिर इस प्रोडक्ट को ठीक कर दें। तो अगर वो बंदा सेलर अगर आधे पैसे देने को तैयार है तो भी ठीक है, या आपके लिए रिपेयर करने के लिए तैयार है, कम लाइक पैसे दे के अगर आपके लिए रिपेयर कर दे तो भी ठीक है। अगर वारंटी टूट जाए तब, अगर वारंटी है तब तो ऑब्वियसली सेलर जिसने आपको बेचा था वो आपको फ्री में भी चेंज करके दे सकता है, प्रोडक्ट ठीक करके दे सकता है, चेंज भी करके दे सकता है। लेकिन अगर वारंटी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उससे क्या होता है कि आप प्रोडक्ट तो लोगे ही लोगे क्योंकि उसमें कंडीशन तो ख़राब नहीं हो रही। अब जैसे कि आपने रेड एप्पल कहा था, रेड एप्पल ही आपको मिल रहा है, लेकिन उस रेड एप्पल में अगर कीड़े निकल आए हैं या कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप तो कंडीशंस उस पर ऑलरेडी लग गई थी ना, आपने रेड एप्पल मांगे थे, आपको रेड एप्पल मिले। बाद में अगर कोई ख़राबी निकल आती है रेड एप्पल में, दागदार हो एप्पल, उसमें कीड़े हों या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसी सिचुएशन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आप शायद एप्पल वापस ना कर पाए। तो वारंटी में यही चीज़ होती है कि वारंटी इतना पावरफुल एग्रीमेंट नहीं होता जितना कंडीशन पावरफुल होता है। आगे लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ वारंटी। यहाँ पे लिखा है अली बाइज अ टॉय कार फ्रॉम सारा। The toy car is dead as promised, but the sticker on the box is torn. This is not a big deal. So Ali keeps the toy but asks for some money back because of the damaged sticker. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अली ने क्या किया कि एक टॉय कार खरीदी। अब उस टॉय कार के डब्बे पे और उसके प्रोडक्ट पे एक स्टिकर लगा हुआ था जो कि डैमेज हुआ था, यानी कि साइड से आधा कट के निकला हुआ था। अली ने क्या किया, प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन उसने कहा कि अगर ये प्रोडक्ट 10,000 की टॉय कार है तो वो कहता है मैं 10,000 की जगह 8,000 आपको देता हूँ, बाकी के पैसे नहीं देता, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टिकर लगा है वो वारंटी का स्टिकर है। तो वारंटी तो आपने इसकी हटा दी, कट कर दी, तो मैं वारंटी की कट करने की वजह से या इस स्टिकर के कट कम होने की वजह से आपको पूरे पैसे नहीं दूंगा, आधे दूंगा।
या फिर वो पूरे देख के कहेगा फिर मुझे आधे पैसे वापस कर दो, क्योंकि इसकी जो टॉय कार है उस पर स्टिकर प्रॉपर्ली नहीं लगा। क्या पता वो जो स्टिकर हो वो वारंटी का स्टिकर हो और वो उतारा गया हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे भी देखा जाए तो वारंटी पे आपको चीज़ लेनी ही लेनी है, क्योंकि आपका जो टॉय कार है वो वैसी ही है जैसे आपको चाहिए, लेकिन स्टिकर की कमी की वजह से, स्टिकर के डैमेज होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसे थोड़े से वापस ले सकते हो या कम कीमत दे सकते हो उस टॉय कार की। यानी कि अगर 10,000 की है तो आप उसकी जगह 8 या 9,000 भी दे सकते हैं, कम अमाउंट दे सकते हैं। तो ये चीज़ हमें वारंटी के बारे में बताया गया। अब हम इनकी डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि कंडीशन एंड वारंटी में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंस इनकी ये है कि जो कंडीशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और वारंटी जो है वो लेस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक दफ़ा वारंटी का जब टाइम पीरियड गुजर जाए तो फिर तो वो वारंटी बेकार हो जाती है। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर 1 साल की वारंटी के ऊपर लिया गया है, ठीक है, 1 साल जैसे आपके गुजर गए, दूसरा साल शुरू हो गया, तो वारंटी तो 1 साल की थी, फिर उसके बाद अगर 2 साल, दूसरा साल अगर चल रहा है या 3rd ईयर चल रहा है, तो उसमें अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब होता है तो आप उस पुरानी वाली वारंटी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वारंटी सिर्फ 1 साल की थी। तो इसलिए वारंटी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, कंडीशन बहुत मैटर करती है। आगे इफ़ ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब है अगर वो जो चीज़ है टूट जाए, तो कंडीशन का क्या असर होता है, बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो प्रोडक्ट ही टूट जाए उसी दौरान जिस वक्त आप चीज़ें सेल परचेज कर रहे हो, तो बायर क्या कर सकता है, कैंसिल कर देगा कि मुझे ये चीज़ अभी नहीं चाहिए क्योंकि ये टूट गई है, खरीदने से पहले ही वो कैंसिल करा दे। वारंटी में ये होता है बायर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वारंटी टूट जाती है तो प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं है ना, प्रोडक्ट तो 100% वैसा ही है, उसके सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन वारंटी का मसला आ रहा है, फिर भी आपको वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन में ये होता है कि अगर कंडीशन में वैसी कंडीशन ना हो उस कार की, यानी कि आपने रेड कार ली थी, रेड कार मांगी थी और आपको ब्लू कलर की मिल रही है, तो ज़ाहिर ही बात है ब्लू तो नहीं थी ना, रेड आपकी कंडीशन थी, तो अगर कंडीशन वैसी बैठ नहीं हो रही तो आप कैंसिल कर सकते हो सेल को। लेकिन वारंटी में क्या होता है, अगर वारंटी मिसाल के तौर पे कार आपको रेड मिल गई है लेकिन वारंटी उसमें कोई मौजूद नहीं है, लेकिन तब भी आपको वो कार ख़रीदनी पड़ेगी वारंटी की केस पे, कि वारंटी ना भी हो तब भी आपको वो लेनी पड़ेगी चीज़। आगे लिखा है लीगल राइट, बायर कैन रिटर्न आइटम और सू फॉर मनी, बायर कैन ओनली सू फॉर मनी। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर लीगल एक्शन लेना पड़े बायर को, तो बायर क्या करेगा कि बायर आइटम को रिटर्न करेगा, उस प्रोडक्ट को वापस करेगा और पैसे की डिमांड करेगा। अगर पैसे नहीं देता दुकानदार तो उसके खिलाफ कोर्ट में एक्शन लेगा। लेकिन वारंटी में ये होता है कि आप प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप पैसे की डिमांड कर सकते हो, यानी कि उसको कोर्ट ले जा सकते हो, बंदे को जो जिसने आपको प्रोडक्ट दिया उसे पैसे की डिमांड कर सकते हो। आगे लिखा है गोज़ टू रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लिखा है कि येस कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाता है, वारंटी मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट में बाजू का उसको मेंशन नहीं किया जाता, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेन चीज़ें डिस्कस की जाती हैं नॉर्मली कंडीशंस को किया जाता है, वारंटी को इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस नहीं किया जाता। अगली हेडिंग है कैन अ कंडीशन बिकम अ वारंटी। यहाँ पे कहते हैं कि क्या कंडीशन एक वारंटी बन सकती है, तो यहाँ पे लिखा है येस समटाइम्स अ बिग प्रॉमिस कंडीशन कैन रिटर्न इनटू अ स्मॉल प्रॉमिस। कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे बड़े बड़े कंडीशंस जो हैं वारंटी की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। वो कैसे होता है, वो तब होता है दिस कैन हैपन इफ़ द बायर सेज इट्स ओके आई डोंट वांट टू कैंसिल द डील जस्ट गिव मी सम मनी बैक। यहाँ पे कहते हैं कि बायर कहता है कि ठीक है मुझे डील कैंसिल नहीं करनी, मैं आपसे चीज़ खरीदूंगा, लेकिन मैं जब आपसे चीज़ खरीदूंगा तो जितनी अमाउंट मैंने देनी है उससे या तो मैं आपको कम अमाउंट दूंगा या जितनी मैं अमाउंट दे चुका हूँ उसमें से मेरे आधे पैसे वापस कर दें आप, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि कंडीशन को वारंटी जब बना दिया जाए ना, उसमें क्या होता है कि पैसे जो है वो वापस मांगते हैं। अगर वो कंडीशन हो ना, सिंपल कंडीशन, यानी कि आपने कहा कि मुझे रेड कार ही चाहिए, आपकी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, फिर तो आपको पूरे पैसे दुकानदार को देने हैं, सेलर को देने हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि रेड कार तो ये है लेकिन इसमें ये खराबियाँ हैं और आपको कार ठीक नहीं लग रही, बाद में आप कहते हो ठीक है मैं कार तो ले लेता हूँ लेकिन जितनी पैसे की वो कार है उससे मैं कम पैसे आपको दूंगा, या मैं जितने ज़्यादा दे चुका हूँ उसमें से आप मेरे आधे पैसे वापस कर दें। तो यहाँ पे अगर पैसे की डिक्रीज़ हो रही है तो अल्टीमेटली से क्या हो रहा है कि कंडीशन जो है वो अपने आप एक वारंटी बन रही है, यानी उसकी वैल्यू कम हो रही है। आगे लिखा है द बायर हैज़ ऑलरेडी यूज्ड और एक्सेप्टेड द गुड्स एंड कैन नॉट रिटर्न दैम। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बायर ने अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसी सिचुएशन पे वो रिटर्न नहीं कर सकता। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर बायर कहता है कि ठीक है मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ और फिर 1 साल बाद आके कहता है मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, 1 हफ्ता बाद आके कहता है यूज़ करने के बाद, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कहता है कि अब मुझे ये चीज़ नहीं है चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता। बेशक उसकी कंडीशन फुलफिल हुई है लेकिन अब वो
रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है द लॉ सेज द सेलर डजंट हैव टू फॉलो द कंडीशन इन स्पेशल सिचुएशंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बंदा आपके पास आया, उसने आपसे रेड शूज़ लिए हैं, अब उसकी कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, वो रेड शूज़ ले गया। अब 2 हफ्ते बाद वो बंदा दोबारा आपके पास आता है और कहता है कि आप मुझे ये रेड शूज़ नहीं चाहिए, और आपको दिख जाता है कि इस बंदे ने इस रेड शूज़ को यूज़ किए हैं, पहना है। तो ऐसी सिचुएशन पे कंडीशन तो फुलफिल हुई, लेकिन बाद में जब वो लेके वापस आया तो वो कंडीशन से वो चीज़ वारंटी पे बन गई, यानी कि वो चाह रहा था कि वापस हो जाए। अब या तो वो एक्सचेंज करने के लिए आया या पैसे मांगने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन पे कहा गया है कि कंडीशन से वो वारंटी पे चीज़ बन जाती है, लेकिन अगर वो चीज़ यूज़ हो जाए तो दुकानदार के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनती कि वो उस बंदे के पैसे वापस करे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कुछ जगहों पे सेलर जो है हर टाइप की कंडीशंस को फॉलो नहीं करता। जहाँ पे इस तरह के लोग आ जाए कि लोग चीज़ें खरीद लेते हैं, बाद में फिर उसके पास वापस आ जाते हैं यूज़ करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को, तो ऐसी जगहों पे सेलर को समझाया गया है कि इन जगहों पे वो हर तरह की कंडीशन ना माने। अगली हेडिंग पे लिखा है बट रिमेंबर अ वारंटी कैन नेवर बिकम अ कंडीशन। यहाँ पे कहते हैं कि जो वारंटी है वो कंडीशन की एक शक्ल इख्तियार कभी भी नहीं कर सकती। ये बातें हमें अगले पॉइंट में लिखी मिली है। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंडीशंस काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितनी टाइप्स की कंडीशंस जो हैं सेल्स में मौजूद होती हैं। तो पहली है हमारे पास एक्सप्रेस कंडीशन। तो एक्सप्रेस कंडीशन में लिखा गया है दीज आर प्रोमिसेस क्लियरली रिटन और स्पोकन एट द टाइम ऑफ द डील। यहाँ पे कहते हैं एक्सप्रेस कंडीशन में मुंह से बाकायदा बोल के बताया जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मिसाल के तौर पे आप दुकान से एप्पल लेने गए हो, आप बायर हो, आप ख़रीदने जा रहे हो और आप डिमांड रख देते हो मुझे रेड एप्पल्स चाहिए। आपने मुंह से एक अपनी बात बता दी कि मुझे रेड एप्पल्स चाहिए, और जो सेलर है उसके पास अगर रेड एप्पल नहीं है तो वो आपको कहेगा कि नहीं मेरे पास रेड एप्पल नहीं है। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्ली क्या चीज़ बोली, अपने मुंह से एक्सप्रेस करके अपनी कंडीशन सामने रखी सेलर के कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो एग्जांपल भी डाल देते हैं द कार मस्ट बी ब्लू। जैसे किसने एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि कार जो है ब्लू होनी चाहिए, अगर ब्लू कार नहीं है तो मैं आपसे नहीं खरीदूंगा। तो जो बायर है वो कहता है मुझे ब्लू कार चाहिए, कार ब्लू नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस कंडीशन। अब आगे है इम्प्लाइड कंडीशन। यहाँ पे लिखे दीज आर नॉट रिटन बाय द लॉ एट्स देम टू प्रोटेक्ट द बायर। सम इंपॉर्टेंट इम्प्लाइड कंडीशंस आर राइट टू सेल, seller must have the right to sell the item, sell by description, the item must match the description, sell by sample, the item must look like the sample। तो यहाँ पे अब इस implied condition में क्या होता है, अब इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुंह से नहीं बोल पाते सेलर को कि हमें ये चीज़ चाहिए, कि बाजू का कुछ लोग शाय होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सेलर से डायरेक्ट बात कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए लॉ ने क्या किया है कि लॉ ने सेलर के ऊपर ये ड्यूटी लगाई है कि आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप उस चीज़ के ऊपर सारी चीज़ें लिख दें। यानी कि अगर कोई शूज़ हैं, वो शूज़ बेचना चाह रहे हैं तो शूज़ के बाहर एक बोर्ड लगा दें जिस पे लिखा जाए कि जो शूज़ हैं ये हाई क्वालिटी के हैं, ये कंफर्टेबल है, ये इनमें सारी अच्छी क्वालिटीज़ लगा दें। अब जिस बंदे को, बायर को अगर ऐसी ही शूज़ की तलाश है, वो कह नहीं पा रहा सेलर को, लेकिन जब वो बोर्ड पे उसकी क्वालिटीज़ देख लेता है तो फिर बायर क्या करेगा, इस शूज़ को जाके ख़रीद लेगा सेलर से। लेकिन अगर सेलर ने कोई चीज़ झूठी लिख दी है यहाँ पे, तो फिर इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सेलर की आएगी, यानी कि बायर फिर सेलर को सू कर सकता है। लेकिन अगर शूज़ 100% वैसे हुए जैसे बायर की सोच थी कि मुझे ऐसे ही शूज़ चाहिए, वैसे ही शूज़ इसके बोर्ड पे लिखे गए हैं और वैसे ही शूज़ इसने बेचे हैं, तो फिर ये चीज़ इम्प्लाइड कंडीशन में आ जाती है। यानी कि यहाँ पे सेलर और बायर ने एक दूसरे से मुंह पे बातचीत कोई नहीं की कि मुझे किस टाइप के बूट चाहिए, किस कलर के चाहिए, कुछ नहीं इन्होंने कहा। लेकिन सेलर ने क्या किया, अपनी बूट्स की और शूज़ के बारे में हर बातें जो है लगा के लिख दी हैं बोर्ड पे, और उसके पीछे वो शूज़ पड़े हुए हैं। यानी कि जो शीशा है उसके पीछे जो है शूज़ पड़े हुए हैं डिफरेंट कलर के, खूबसूरत, उसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे उन शूज़ की क्वालिटीज़ लिखी गई हैं। और जो भी इंसान यानी कि बायर उसकी दुकान से गुजरेगा, अगर उसको वैसे ही बूट्स की तलाश थी जो कि उसकी दुकान में लिखी गई मौजूद है, तो वो क्या करेगा, जाके ख़रीदेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लाइड कंडीशन हो रही है, यानी कि दोनों दुकानदार और सेलर एक दूसरे से अपनी बातें नहीं शेयर करें कि मुझे यही चाहिए या मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को वो चीज़ मिल रही है क्योंकि तस्वीर लगी हुई है, चीज़ें लिखी गई हैं, शूज़ की क्वालिटीज़ लिखी गई हैं, कपड़ों की क्वालिटीज़ लिखी गई हैं प्रॉपर्ली, तो फिर वो लोग जाके खुद खरीद रहे हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़। ठीक है, तो इसको कहते हैं अप्लाइड कंडीशन। तो अप्लाइड कंडीशन में साफ साफ बताया गया है कि अगर
अप्लाइड कंडीशन में ये चीज़ें होंगी ना, तो इट मीन्स कि वो अप्लाइड कंडीशन। यहाँ पे क्या है, राइट टू सेल के सेलर जो है प्रॉपरली अपने आइटम्स को अच्छे से मार्केट पे डिस्प्ले कराए, ठीक है। उसके साथ क्या करे कि डिस्क्रिप्शन दे, यानी कि जो दुकान में जो उसने शूज़ लगाया है उसके सामने एक बोर्ड लगा दे जिस पे उसकी उन शूज़ की क्वालिटीज़ मौजूद हों, ताकि जो भी इंसान जिसको उन बूट्स की तलाश हो बगैर कहे चुप करके जाकर उस बोर्ड को पढ़ ले और अपनी पसंद की चीज़ उठा ले और सेलर को कहे हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। सेल बाय सैम्पल, तो यहाँ पे ये भी हो रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे सैंपल की शक्ल में भी पड़े हों कि अगर वो लोग कहते हैं ना कि बोर्ड वाली बात सही है कि नहीं, तो वो लोग सैंपल वाले शूज़ को ट्राई करके देख सकते हैं। अगर उनको सैंपल ठीक लग रहा है तो वो ओरिजिनल शूज़ भी जाकर खरीद सकते हैं। फिट फॉर द पर्पज द बायर टेल्स वाई दे वांट द आइटम, इट मस्ट वर्क फॉर इट। यहाँ पे ये भी है कि बायर अगर ये भी कह दे कि उसको यही प्रोडक्ट चाहिए, बेशक वो क्वालिटीज़ ना पता है, लेकिन वो कहता है कि इसमें बायर को पता हो कि इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो बस ये कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उसको वो अपने लिए सूटेबल कर रहा है, प्रोडक्ट अपने लिए सूट कर रहा है बायर को। तो बायर बस जाके सिंपली ये कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। गुड क्वालिटी, द आइटम मस्ट बी गुड इनफ टू सेल इन द मार्केट। यहाँ पे कह रहे हैं कि बायर जो है जब प्रोडक्ट लेने जाए तो वो जो प्रोडक्ट हो ना वो गुड क्वालिटी का हो, सही है। तो ये वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि जब भी आप अपने शूज़ को, बूट्स को, जो भी आइटम आप डिस्प्ले कराओ वो आइटम अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपने उस बोर्ड में लिख भी दें ताकि कोई भी इंसान जो आपसे कह ना पाए कि उसको ये प्रोडक्ट चाहिए, वो सिर्फ देख के समझ जाए कि हाँ इस बंदे के पास ये प्रोडक्ट है, वो जाके आपसे वो ख़रीद ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बगैर बताए जो है सेलर एंड बायर का जो है कंडीशन बन रही है, ठीक है। यानी कि जो बंदा है, बायर है, वो चीज़ खरीदने जा रहा है, लेकिन उसने दिमाग में सोची मुझे इस क्वालिटी के शूज़ चाहिए, और सेलर को पता है कि लोगों के जहन में किस टाइप के शूज़ होते हैं, तो वो वैसे ही शूज़ बनवा के अपनी दुकान पे लगा रहा है। तो जो भी बायर इस तरह से लोग गुजर रहे हैं उसकी दुकान से, बाहर सारे बायर्स हैं, तो जब इस बंदे को वैसे शूज़ चाहिए, उसको बाहर दिख गया बोर्ड पे कि इस बंदे ने, सेलर ने ऐसे शूज़ डाले हुए हैं, रखे हुए हैं, तो ये जाके खरीदेगा। तो इसके दिमाग में जो कंडीशन है वही कंडीशन दुकान में मौजूद है, बस उसको वो चीज़ मिल गई। तो यहाँ पे बाकायदा बताया नहीं जा रहा, छुप जहन में बातें, लेकिन फिर भी बोर्ड के ज़रिए लिख के दिखाया जा रहा है कि अगले को कि हाँ हमारे पास वो चीज़ मौजूद है जो आप जहन में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुंह से बोला नहीं जाता, सिर्फ एक्सप्रेसली बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ टू यूज़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो प्रोडक्ट बेचने हो वो गलत हो। ज़रूरी नहीं इसमें शूज़, उसमें खाने पीने की चीज़ भी शामिल होती है। यानी कि आप अपने बोर्ड पर अगर लगाते हैं ना कि हमारा जो खाना है वो 100% हेल्थी है, हाइजीन है, गंदे तरीके से नहीं पकाया जाता, तो वैसी चीज़ दिखनी भी चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज़ अच्छे से लोगों को दिखेगी कि हाँ ये लोग साफ़ सुथरे हैं, बोर्ड पर भी उन्होंने वैसे ही लगाया, तो फिर वो लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है। उसके साथ बाय कस्टम, समटाइम्स कस्टम्स और बिजनेस रूल डिसाइड कंडीशन। यहाँ पे कहने के कुछ लोगों की जो कस्टम्स है ना, जैसे कि कुछ इलाकों में लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं। किसी इलाके में अगर एक स्पेसिफिक तरीका होता है ना चीज़ों को सेल परचेज़ करने का, तो वो फिर बिजनेसेस में भी वैसे ही अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे लोग किसी गांव में अगर रह रहे हैं, वहाँ पे जिस तरह से वो लोग सेल परचेज़ करते हैं, तो वही लोग फिर जब बिज़नेस पे आते हैं, कोई बड़ी सी चीज़ बनाते हैं, तो वो अपने गांव के कस्टम्स, गांव में जैसे रवायात हैं, उनको अपने बिज़नेस पे भी अप्लाई करते हैं कि हाँ हमने गांव में इस तरह से लोग सेल परचेज़ करते हैं, हम अपने बिज़नेस में भी ऐसे करेंगे। तो ये चीज़ भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई हैं कि अगर कस्टम को फॉलो करके भी लोग जो है सेल परचेज़ करें ना, तो उसमें भी कंडीशन आती है। यानी कि अगर लोग कस्टम में ऐसा होता है ना कि अगर लोग कहते हैं कि ठीक है, गांव में ऐसा होता होगा ना कि वो कहते हैं कि ठीक है आप हमारी चप्पल एक दफ़ा, शूज़ एक दफ़ा पहन के देख लें, अगर आपको ये अच्छी लगी तो फिर आप ख़रीद लें। अब वहाँ भी ये कस्टम हो गया, रवायत होगी कि हम पहले पहनाएंगे फिर उसके बाद लोग हमसे लेंगे। तो जब उनको ये पता चल जाएगा कि लोगों को इस तरह से सेल परचेज़ की जाती है, तो वो जो शहर के लोग हैं वो इस कस्टम को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को भी लोगों को दिखाएंगे कि ठीक है आप सैंपल हमसे एक दफ़ा पहन के देख लें, अगर आपको सैंपल अच्छा लगा तो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट हमसे ले लें। तो इस तरह से कस्टम की हेल्प लेके भी बहुत से लोग कंडीशंस को यूज़ करते हैं, यानी कि ये भी कंडीशन का ये सारे पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्ली आप बोल के कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर इन चीज़ों को यूज़ करो तो लोगों की कंडीशन मीट कर जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो सारी बातें लिखी गई हैं जो लोगों के काम आए। यानी कि लोग आपसे अगर कह नहीं पाते कि उनको वो चीज़ चाहिए, तो आप ये चीज़ें फॉलो करके जो भी इस लिस्ट में लिखी हैं वो चीज़ अगर आप अपने प्रोडक्ट पे लगाए, यानी कि आप शूज़ रखें दुकान में और बाहर जो एक बोर्ड लगा दें, शूज़ की क्वालिटीज़ लगा दें, या खाना अगर आप बेच रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, तो आगे बोर्ड आपका लगाओ जिस पर सारी चीज़ें बताई जाए कि हमारा खाना अच्छी क्वालिटी का है, हाइजेनिक है, साफ़ सुथरा है और इतने इतने पैसों का, तो लोग फिर आपके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। यानी कि जो लोग आपसे कह नहीं पाते, अपनी कंडीशन बता नहीं पाते, आपके बोर्ड लगाने से उनको पता चल जाता है कि हाँ इनके पास वो चीज़ें मौजूद है जो हमें चाहिए, तो फिर वो आपके पास आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एम्प्लॉयड कंडीशन अप्लाई होती है। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ वारंटी। अब हमने टाइप्स ऑफ वारंटीज़ के बारे में पता करना है कि किस किस टाइप की वारंटीज़ है। एक होती है एक्सप्रेस वारंटी एज इट इज़, जैसे हमने पहले उसको पढ़ा था कि वो वारंटी जो मुँह से बोल के बताई जाती है, रिटर्न फॉर्म में मौजूद होती है। आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि जब आप फ्रिज लेने जाते हो
तो या कोई भी कीमती चीज़ लेने जाते हो तो उसके साथ हमेशा एक वारंटी पेपर आपको मिलता है। वो वारंटी पेपर इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि वो ये बताता है कि अगर 1 साल के अंदर ये जो चीज़ आपने खरीदी है ख़राब हो गई तो उस 1 साल के अंदर हम आपकी जो प्रोडक्ट आपने लिया है वो हम खुद ही आपको एक्सचेंज करके देंगे या ठीक कर देंगे, ठीक है। तो वो खुद आपको रिटर्न फॉर्म में बोल देते हैं। उसके साथ साथ जब आप खरीदने जाते हो तो वो जो दुकानदार है वो मुंह से भी बता देता है कि हाँ इसकी जो है वारंटी इतने साल की पड़ी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल आप डाल दें दिस फोन कम्स विद 6 मंथ्स वारंटी, यानी कि आपने एक फ़ोन खरीदा है उसके पास 6 मंथ का वारंटी, यानी कि अगर 6 मंथ के पीरियड में आपका फ़ोन ख़राब होता है, डैमेज होता है, टूट जाता है तो फिर हम आपको नया फ़ोन दे देंगे या उस फ़ोन को ठीक कर देंगे फ्री में, आपसे पैसे कोई नहीं लेंगे। सही हो गया। तो ये आपने एग्जाम्पल डाल दिया। अब इसमें फ्रिज की भी एग्जाम्पल डाल दें, जिसकी भी आपको एग्जाम्पल अच्छी लगती है डाल दें। एक होती है एम्प्लॉयड वारंटी, यानी कि वो वारंटी होती है जिसमें आप अगले को बताते नहीं हो कि आपके प्रोडक्ट में जो है कोई मसला है, अगर वो ख़राब हो गया तो आप हमारे पास आ सकते हो, ठीक है, जैसे कि हमने एक्सप्रेस में बताया। अब यहाँ पे अप्लाइड कैसे होती है वो आप देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोमिसेस दैट द लॉ एड्स ऑटोमेटिकली, यानी कि वो वारंटीज है जिसको लॉ ने खुद डलवाया। वो कौन सी है देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट अप्लाई वारंटीज आर नंबर 1 पीसफुल यूज, बायर शुड बी एबल टू यूज द आइटम विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, no extra burden, the item should not come with hidden charges or problems, danger warning, if the item can be harmed the seller must tell the buyer। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, कि एम्प्लॉयड वारंटी कैसे वर्क करती है। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर वारंटी जो है मिसाल के तौर पे वारंटी के बारे में नहीं बताया गया या फिर उसकी है ही नहीं वारंटी। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसकी वारंटी ही नहीं है, तो अगर वो वारंटी नहीं है उस प्रोडक्ट की तो ऐसी सिचुएशन पे आपको कैसे वारंटी मिल सकती है। वो वारंटी आपको इस तरह से मिल सकती है कि आप बायर हो, आप चीज़ खरीदने जा रहे हो, अगर वो चीज़ खरीदते साथ ही 1 हफ्ते के अंदर आपको अनकंफर्टेबल कर दे, यानी कि आप कोई ऐसा फ़ोन लेने जा रहे हो, आपने 1 हफ्ता या 3 दिन ही यूज़ किया और वो 3 दिन के अंदर ही ख़राब हो गया, कोई उसमें ऐसा प्रॉब्लम आ गई जिसका आपको खुद भी नहीं पता कि क्यों ख़राब हो गया और वो अचानक ही ख़राब हो गया, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों पर आप अचानक जाके जो रिसिप्ट है ना, दुकान की रिसिप्ट, रसीद जिसको हम कहते हैं, अगर आपने रसीद संभाली है तो आप उस दुकान से जाके कह सकते हो कि मैंने 3 दिन पहले आपसे ये मोबाइल लिया है और अब ये चलना बंद इसने कर दिया, ठीक है, ना ये गिरा है ना मैंने इसके साथ पानी में डाला है, कुछ भी नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ और ये ख़राब हो गया। तो वो जो सेलर है ना जिसने आपको बेची थी चीज़ और आपने उसको अगर रसीद दिखा दी, रसीद बेसिकली एक प्रूफ होता है कि आपने इनकी दुकान से जाके खरीदी है, ठीक है। तो अगर रसीद दिखा दी और आपने कंडीशन बताया कि मैंने इसको कुछ ख़राब भी नहीं किया, कुछ गिराया नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी ऐसा कर रहा है, तो फिर चांसेस हैं कि आपका मोबाइल चेंज कराया जा सकता है या उसको फ्री में वो ठीक भी कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक वारंटी मिल जाती है आपको। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई है नो एक्स्ट्रा बर्डन, या फिर ये कह रहे हैं अगर आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो और अगर आप फजूल में बटन डल रहा है कि आप जैसे खरीदते जाते हो और अगले दिन ही आपको इसमें जो है म्यूज़िक सिस्टम ठीक करना पड़ रहा है, आपको इसकी वॉल्यूम सेटिंग ठीक करवानी पड़ी है पैसे दे के, फिर आपको इसकी स्क्रीन ठीक करवानी पड़ी, यानी कि आपने लाखों रुपए दे के पहले मोबाइल खरीदा, फिर बाद में आप उसको ठीक कराना शुरू हो गए, उसके अलग से पैसे ले रहे हो। तो अगर ऐसा अननेसेसरी बर्डन आप पे पड़ रहा है तो ये भी एक वारंटी बन जाती है, यानी कि जिनसे आपने मोबाइल खरीदा उनको आप कह सकते हो कि इस मोबाइल में देखो, मोबाइल में आवाज़ ही मुझे नहीं आ रही, ना ही इसकी स्क्रीन ठीक चल रही है, अब मैं कैसे इसका इतना ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो दुकानदार है या तो आपको मोबाइल ठीक कर देगा फ्री में या आपको उसकी जगह दूसरा दे देगा, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आप उसको जो है या उसी दिन ही जाके बता दो कि आपके मोबाइल में ख़राबी है। जितना आप लेट जाएंगे उतने चांसेस हैं कि ये वारंटी आपके हाथ से चली जाए। अगली हेडिंग है डेंजर वार्निंग, इफ द आइटम कैन बी हार्मफुल द सेलर मस्ट टेल द बायर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सेलर है ना, जो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि वो बायर को बताए कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो ये डेंजरस है, यानी कि ये कभी भी ख़राब हो सकता है। तो अगर बायर को पता हो कि जो प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहे हैं ख़राब हो सकता है, तो अगर वो 1 दिन के अंदर ही ख़राब हो गया और इसके पास रसीद मौजूद हुई, रिसिप्ट जिसको कहते हैं, तो बायर क्या कर सकता है, सेलर के पास जाके उस प्रोडक्ट को ठीक करवा सकता है या चेंज करवा सकता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन जो मैंने यहाँ पे पढ़ी हैं, अगर ये चीज़ें मौजूद हुई तो आपको बगैर वारंटी हुए भी वारंटी मिल जाएगी, यानी कि आपकी चीज़ ठीक हो जाएगी बगैर पैसे दिए अगर आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ें हुई, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं। लेट्स रिमेंबर द डिफरेंस इन द सिंपल वर्ड। पहला है कंडीशन इज अ बिग प्रॉमिस, इफ इट्स ब्रोकन यू कैन रिटर्न द आइटम और कैंसिल द डील। आगे लिखे वारंटी, वारंटी इज अ स्मॉल प्रॉमिस, इज ब्रोकन यू कीप द आइटम बट कैन आस्क फॉर मनी। तो यहाँ पे वही पुरानी बात रिपीट आपने कर देनी है कंक्लूजन में कि अगर कंडीशन है वो एक बड़ा प्रॉमिस होता है, अगर कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया तो आप बेशक प्रोडक्ट वापस कर दो या लो ही ना बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वारंटी में क्या होता है कि वारंटी एक स्मॉल प्रॉमिस होता है, अगर ये टूट जाए तो इसमें जो है आप आइटम जो है वापस नहीं कर सकते बल्कि थोड़ा बहुत पैसे मांग सकते हो या
पैसों में थोड़ी बहुत रियायत मिल जाएगी। बोथ आर इंपॉर्टेंट बट कंडीशन आर मोर सीरियस देन वारंटी। अब कहते हैं कि दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन कंडीशन को होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंडीशन को होना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी कि ज़ाहिर बात है जब तक आपके पसंद की चीज़ नहीं होगी आप क्यों खरीदोगे, ठीक है। आपकी पसंद की चीज़ होगी तभी आप खरीदोगे ना। वो पसंद का होना क्या चीज़ होती है, कंडीशन। वारंटी होती है कि आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है ठीक करने के चांसेस मिलेंगे। अगर 1 साल की वारंटी है तो 1 साल अगर गुजर गया फिर तो आप उस प्रोडक्ट को फ्री में ठीक नहीं करा सकते 1 साल के बाद, ठीक है। तो वारंटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन आपको पता है इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेड कार चाहिए तो आप रेडी लोगे, अगर आपको आईफोन चाहिए और आप सैमसंग लेके आए तो आप खुश तो नहीं होगा ना, इसलिए आईफोन चाहिए तो आप आईफोन लोगे। तो वो आईफोन क्या हुआ, आपकी कंडीशन हुई कि मुझे इसी कंडीशन का ही फ़ोन चाहिए, यही वाला फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वारंटी और कंडीशन में ये फ़र्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाकी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर जाएँ जहाँ पर आपको बाकी वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।